एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मंसूर अली शाह और अतर मिनला ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के फौरन बाद इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन की पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर कल फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। इन सब इशूज पर आज के प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान से खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मुल्क की तारीख की अहम कानून साजी हुकूमत ने आज सेनेट से मजीद तरामीम के साथ 27वीं तरमीम दोबारा मंजूर करवा ली। नून लीग से JUI का गिला शिकवा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंकने वालों को नायब वजीर आजम ने बेहतरीन मशवरा दे दिया। एमल वली खान ने प्रिंटिंग पर पाबंदी लगाकर डिजिटल पर आने का मुतालबा कर दिया। नेशनल असेंबली में किताबें मार मार कर साइडों पर सिस्टम खराब कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने इंकशाफ कर दिया। दूसरी तरफ कौमी असेंबली से आर्मी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे की मियाद 5 साल मुकर्रर। फील्ड मार्शल बतौर चीफ ऑफ डिफेंस 2030 तक रहेंगे। इन तमाम इशूज पर तफसीली बात होगी आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त कुछ इस्तीफों के हवाले से। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर बाबर अवान, सीनियर कानूनदान, साबिक वफाकी वजीर कानून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 सीनियर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है इन प्रोटेस्ट ऑफ 27वीं तरमीम। कैसे देख रहे हैं आप इसको? थैंक यू बोथ ऑफ यू। पहली बात तो ये है कि जस्टिस अतर मिनला साहब, बहुत इनका शानदार करियर रहा और बड़े जोरदार इन्होंने फैसले किए और एक कंसिस्टेंसी रही इनके पूरे करियर में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए इस्तीफा देने के लिए। हम लोग इस्तीफा नहीं देते। लोग चिपटे रहना, चिमटे रहना, इज्जत हो, आबरू हो, ना हो को, वो दैट डजंट मैटर। लेकिन इन दोनों को मैं वेलकम बैक कहता हूँ। अपनी लीगल फ्रेटर्निटी में ये वापस आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये खुलकर बोलेंगे और वो हालात जिनके अंदर पाकिस्तान के दस्तूर को रेजा रेजा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के 2 टुकड़े किए गए और एक कब्जा जो एग्जेक्टिव आर्म का था, मुल्क की जो एग्जेक्टिव आर्म है उसका हो गया एक दफा दोबारा। मैं यहाँ एक हवाले के लिए, ये तारीखी बात आपने की है, मैं इसको कैसे देखता हूँ इसलिए मैं एक हवाला देना चाहता हूँ कि 1994 के अंदर एक वफाकी सेक्रेटरी थे और उन्होंने कराची में एक केस फाइल किया जो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोविजन थी कि एग्जेक्टिव को प्रोग्रेसिवली अलग किया जाए। पहले एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हुआ करते जिनका फिर उन्होंने अब नाम लिया है आके, तो वो अलहदा हो गई। फिर उसके बाद फिर 2 केसेस आए और हबीब बाबुल खैरी थे, एक उनका एक केस चला, फिर एक दूसरा केस चला और उसके बाद इवेंचुअली जो 18वीं आईनी तरमीम और उसके बाद फिर ये दोनों एक रास्ते अलग अलग हो गए, यानी अदलिया अलहदा और एग्जेक्टिव आर्म अलहदा। अब ये जो इस वक्त तरमीम हुई है इसने आइन पूरा तब्दील कर दिया है। आइन खड़ा होता है एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। उस बेसिक स्ट्रक्चर में पहली चीज होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कितना कोई दलेर था, किसी ने गलत फैसले किए, किसी बुज़दिली दिखाई, कोई नीचे हुआ कोई ऊपर हुआ, ये अलग बहस है। लेकिन अब पूरी तरह से जो एग्जेक्टिव है वही तबादले करेगी और वही जो MPA MNAs उनके जरिए से आने वाली जो एग्जेक्टिव है वही जजेस लगाएगी। और बल्कि एक वजीर ने कहा कि हायर एंड फायर करना अब हमारे पास आ गया जजेस का, ये ही इज ऑन रिकॉर्ड। हायर एंड फायर वो भी एग्जेक्टिव के पास आ गया। तो इसके बाद बैठे रहना सिर्फ नौकरी है बस। वो नजीर अकबर आबादी ने कहा था कि BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और दूसरा ये है कि अशरफुल मखलूकात होने का तकाजा ये है कि अपनी जात से थोड़ा सा ऊपर उठ के भी बंदा जीने की कोशिश करे। कभी ये बताएगा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस्तीफा ही उनके पास ऑप्शन था। ऑप्शन ये भी था कि जैसे उन्होंने लेटर लिखा, वो भी एक रेजिस्टेंस होती है कि आप जो है वो लेटर लिखें, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बताएं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये रेजिग्नेशन का इरादा वो कर ही चुके थे
ओवर द वीकेंड उनके कॉलीग्स या उनके जो आसपास लोग हैं, क्या वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये रेजिग्नेशन तक बात ना जाए और जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कोई मुशावरत हो, कोई डिबेट या डिलिब्रेशन हो इस हवाले से? फ्रैंकली स्पीकिंग, इन 2 हज़रात ने तो मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं अब अदालत का भी हवाला नहीं दूंगा, और जजेस भी हैं, मुझसे भी किसी ने बात की है जो मुस्ताफी होना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए कि जो देखिए एक इंस्टीट्यूशन था और वो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस था, और वो इंडिपेंडेंस उसकी जो थी वो किसी हद तक कभी कभी कॉम्प्रोमाइज होती थी, लेकिन मेनली वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते थे। अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकते ना जी। जिस जज ने परसों बनना है चीफ जस्टिस, आप फर्ज करें कोई बनने लगा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसने एक जजमेंट उस गलती से दे दी जो किसी को नाखुश कर गई, तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, और जो पीछे उसके बैठा हुआ है उससे भी पीछे जाके 3 जजों में से किसी को वो लाके लगाएंगे, और वो ट्रांसफर को रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। इसमें मैं जो एक प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, जो ग्लोबल लॉ का प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी, जो एक लाइन में लगे हुए लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इतने सालों में ये बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा। अब तो सारी जगह रास्ते रुक गए, एक इदारा नहीं है, सारी जगह रास्ते रुक गए। लोगों की ना कोई प्रमोट होगा, ना कोई आगे बढ़ सकेगा, और जहां बैठे हुए हैं जिस तरह इससे पहले होता रहा है, वो हम फिर दायरे का सफर करके हम फिर जवलक के दौर में वापस चले गए आज। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े आपने अदलिया की जो आज़ादी के लिए मूवमेंट चल रही थी उसको करीब भी आपने उसको देखा भी, सही मॉनिटर भी किया, और बहुत सारी वो इनसाइड वो चीज़ें आप भी जानते हैं। उस वक्त आप लॉ मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हम उस पर तो आते हैं उन तमाम चीज़ों पे कि उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी में से क्या निकला, कैसे चीज़ें डेवलप हुई, आज हम इस क्राइसिस में हैं। आप 27वीं इसको तरमीम को कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या व्यू है? इज इट लीगल, इलीगल, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड? आप एज ए लॉ मिनिस्टर कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, पहली बात यह है कि रऊफ क्लासेस साहब, बड़ा सर्जिकल सवाल आपने किया है। 4 इसके हिस्से हैं। पहले तो यह है कि तरमीम क्या इस तरह होती है, शादी होना एक और बात है, भाग जाना और बात है, किसी को भगा लेना ये और बात होती है जी। एक बंदा आया, उसने आके काला लिफाफा 26वीं आईनी तरमीम में, मुतलका वजीर ये कहते हैं कि मुझे अभी दिया है, मैं खोलूंगा तो पता लगेगा इसके अंदर क्या है, और हाथ खड़े करो, सबको उठक बैठक कराई गई और तरमीम मंजूर हो गई। 1 साल मैं आई विश के मुझे पहले पता होता मैं आपको वीडियो भेजता। 1 साल जिस आप बात कर रहे हैं उस हमने एक्सरसाइज की थी, हमने लोगों को पहले तैयार किया। वो पार्टियां जो इक्तदार में नहीं थी और पार्लियामेंट में नहीं थी, उनसे भी हमने बात की, नाराज लोगों से हमने एक कमेटी बनाई जिसमें मैं और लश्करी ईशानी थे। हम 3 दिन तक जाके जो बलूचिस्तान का जिना रोड के ऊपर प्रेस क्लब है उसके अंदर हम बैठ के लोगों से मिलते रहे, उनकी भी तजावीज ली। फिर 9 महीने तक 5 लॉ मिनिस्टर थे, मेरे अलावा फारूक नाइक थे, डॉक्टर खालिद रांझा साहब थे, और एसएम जफर साहब मरूम थे, और वसीम सज्जाद साहब थे। हमने और बाकी रज़ा रब्बानी साहब का नाम सर आपने नहीं लिया, आपने रज़ा रब्बानी साहब का नहीं लिया। वो तो कहते थे भुट्टो साहब के बाद कोई आईन पे कोई काम किया है। रज़ा रब्बानी साहब जी सर, वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर नहीं थे। मैंने कहा 5 लॉ मिनिस्टर इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे सर। अच्छा, अब आप मुझे बता दें उसका नाम जिसने ये आईन तैयार की है, ये आईनी तरमीम, कोई इसको ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई इसका ओनर है। अच्छा, एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि आईन एक पूरा मेरा आपका रबिया का और जितने बैठे हुए सारे, जिन्होंने पेंशन पे चले जाना है उन समेत, और जिन्होंने कल घर चले जाना है उन समेत, सबका एक मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है रियासत के साथ। ये कोई 2-4 लोगों को बैठ के और इस तरह की शैम एक्सरसाइज के जरिए इसको नहीं बनाया जाना चाहिए था। अब आइए, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के 3 हिस्से हैं। एक ये है कि इस कदर इंटरफेरेंस हो गई है इस सारे सिस्टम के अंदर कि अब ट्रांसफर भी, अब प्रमोशन भी, अब अपॉइंटमेंट भी, अब उनकी सालाना कारकर्दगी भी ये एग्जीक्यूटिव आम बैठ के अदलिया के साथ देखेगी। उनमें से जरूरी नहीं है कोई MNA LLB हो या मैट्रिक हो। एक दूसरा इसका जो हिस्सा है वो ये है कि दुनिया का कोई दस्तूर ऐसा नहीं है जो अपना जो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट के अंदर नजरिया है उससे निराफ करे। नजरिए से मैं नजरिया पाकिस्तान वाली बात नहीं करने लगा। आइन के आर्टिकल नंबर 227 में लिखा हुआ है कि शरीयत के खिलाफ, यानी कुरान और सुन्ना के खिलाफ कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता। और
शरीयत में सैयदना उमर जैसे जर्नल जिनके सामने चाबियां सरेंडर की गई थी फलस्तीन की अल-कुद्स शरीफ की, अगर उनसे कुर्ते का सवाल किया जा सकता है तो कोई मुक्तदर शख्स कैसे कह सकता है मुझसे मत तुम इंतसाब करो। और फिर एक और जरा इसका पहलू देखिएगा, दुनिया का कोई और दस्तूर बता दें मुझे। आप मैग्ना कार्टा जो बादशाह की और बैरन्स की लड़ाई हुई थी उसके नतीजे में जो बना था 18वीं सदी में, उससे शुरू कर लें। आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 1836 में चले जाएं अमेरिका, उसकी आप बात कर लें, बिल ऑफ राइट्स के लिए जब लोग लड़ रहे थे, किसी जगह कोई ये नहीं कहता कि मुझे आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से अब अच्छा। अब इससे एक सवाल निकलता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता हूं कि मुझे कोई ये बताए कि अगर आपने किया कुछ नहीं है तो डर कैसा है, और अगर डर है तो किस चीज का है? कौन सी FIR आपके खिलाफ बन रही है? सारा इख्तियार आपके पास, सारा इख्तियार आपके पास, सारी स्टेट मशीनरी आपके पास, सारी रियासती ताकत आपके पास, सारे जराए आपके पास, सारे वसाइल आपके पास। हम तो खाली छत के नीचे, हमारा छत जो है वो आसमान है जिसके नीचे बाकी 25 करोड़ लोग हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे बताएं कि किससे आपको डर है और क्यों डर है? आपने बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर आस्किंग, क्योंकि मैं आपके साथ बड़ा करीब से, हमारा कोई मोर देन 20 ईयर्स का एक तल्लुक जाती भी है, प्रोफेशनल भी मैंने चीजें देखी हैं। जब आप लॉ मिनिस्टर थे सर, और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस है, एंड ही वाज रनिंग दिस कंट्री एंड कोर्ट विद ए टाइट ग्रिप, आपकी और आपकी पार्टी की उस वक्त बीइंग ए लॉ मिनिस्टर ये राय थी कि ये यहाँ पे अदालतें जो हैं, ये पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, जो हुकूमत का राइट है या अमेंडमेंट्स करने का, क्योंकि उस वो मोटो लेके वो उनको वो कर देते थे, फेंक देते थे बाहर। आपकी उस वक्त ये राय थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हुकूमत सुप्रीम है, और ये अदलिया जो है ये बैठ के मैं डिक्टेट नहीं कर सकती पार्लियामेंट को, लिहाजा ये हमारे उनके बहुत सारे फैसले हैं जो मेरा ख्याल उस वक्त हुकूमत जो है मानने को तैयार नहीं थी। इवन एक प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा इनको, गिलानी साहब को, ही रिफ्यूज टू लिसन, कि हम नहीं सुनते। आपको याद होगा उस वक्त गवर्नर सलमान तसीर साहब ने 23 जजेस की एक हाई कोर्ट की एक उनकी लिस्ट है, ख्वाजा शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की भेजी हुई, जो आप ये जरदारी साहब और गवर्नर सलमान ये तसीर साहब ने उनको जजेस लगाने से इनकार किया था कि जनाब कि हम इनको नहीं लगाते फॉर मतलब मैनी रीजंस। तो आपके दौर में तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। आप समझते थे सुप्रीम कोर्ट है वो एनक्रोच कर रही है, पार्लियामेंट को कर रही है, हुकूमतों को कर रही है, हमें डिक्टेट करे जो कि इसको नहीं करना चाहिए, अपने मैंडेट से बाहर जा रही है। आज आप समझते हैं कि नहीं, कि पार्लियामेंट हुकूमत जो है ये ब्रीच कर रही है, ये उनकी पावर्स को ले गई है। तो वेयर सर, मुझे थोड़ा सा इस पे जरा प्लीज अगर एक्सप्लेन कर सकेंगे, उस वक्त पोजीशन आपकी ठीक थी या आज ठीक है सर? मेरी पोजीशन उस वक्त भी ठीक थी और आज भी ठीक है। मैं जरा फर्क आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ के जीती थी। फॉर्म 47 पे कोई नहीं आया था। ये तो नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम आ रही हुई है, शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, पूरा टब्बर आ रहा हुआ है, और इनके पास 17 सीटें हैं और लेके बैठे हुए हैं 250 इस वक्त। तो ये आप वोटिंग इन्हें कितनी, इनके पास कितनी वोटें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठी है उसके खिलाफ क्या क्या हुआ है, इसके बावजूद उनके पास कितनी वोटें हैं। ये फर्क नंबर एक पहला ये था। दूसरा ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर जब मुकदमा गया, मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से मैंने वहां पे वकला खड़े किए, हमने वो मुकदमे लड़े, और लड़ने के बाद हमें कहा गया कि ये चीजें जो है ये करेक्ट करके पार्लियामेंट दोबारा भेजे, और हमने 19वीं आईनी तरमीम की। एक जो इदारा जाती इंडिपेंडेंस थी उसको हमने बरकरार रखा कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, हमारे अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन जहां वो ये समझता है कि कोई चीज ऐसी आई है जो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या आर्टिकल 8 की रूह से किसी आईनी प्रोविजन के खिलाफ है, तो वो हमने दुरुस्त किया। 19th अमेंडमेंट की एक बाकायदा हमने पैसेज किया, फिर उसका एक प्रोसेस करके अच्छा, जो तीसरा फर्क था, मैं जिस वजह से कहता हूं उस वक्त भी दुरुस्त था और आज भी दुरुस्त हूं, कि उस वक्त हम सिर्फ एक बात कहते थे, हम कहते थे कि एग्जीक्यूटिव के काम में आप मुदाखलत न करें। और जो आप कहते हैं ना कि जी हमने जज नहीं लगाए, उसके लिए आपको मैं याददानी के लिए आपको याद भी होगा कि मैं फाउंडर, उसका बानी मैं हूं, जो पहला पाकिस्तान की तारीख में 78 साल में जुडिशल कमीशन बना। ऐसा ही है। मैं फाउंडर लॉ मिनिस्टर की हैसियत से उसके अंदर बैठा। वहां पूरे कमीशन ने बैठ के जो सियासी नारे मारने वाले उसके चीफ जस्टिस के लिए कुछ लोगों की तस्वीरें थी ढोलकियां लेकर नाचने वाले, वो जो जज थे उनको नहीं रखा गया। हमने तो किसी जज को नहीं कहा। अच्छा, फिर ये हुआ कि एक नवाज शरीफ का एक खास आदमी था जिस मरहूम ने किताब लिखी थी उनके वालिद साहब के बारे में, वो रजा अब्दी साहब, उस किताब के बारे में आपको ज्यादा मुझसे बता सकते हैं, वैसे देखी मैंने भी है। अच्छा, उनको वो लाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो हम उसको लेके आए जिसने
जिसने आना था, हमने कहा कि ये क्रॉस नहीं हम करने देंगे जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है। उस दौर में अगर मेरी लॉ मिनिस्ट्री में या उस दौर में अगर कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल किसी जगह वायलेट हुआ तो आप बता दीजिए। आज अगर किसी जगह कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल बचा है तो वो भी बता दीजिए कि किस जगह। अच्छा सर, एक और बात, आपने बड़ा एक अपनी पोजीशन बड़ी अच्छे तरीके वाज़ेह की सर। इजाजत दें, एक इजाजत दें जी जी, एक इजाजत दें, मैं एक बात कह के फिर आपकी बात सुनता हूँ, अगला सवाल सुनता हूँ सर। अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप बड़ा पीछे चले गए। आप देखें ना ये खराबी शुरू कहां से हुई है। गंद का टोकरा जो जाके पहला फेंकता है ना चौक में, जिस दिन पूरा बाजार गंदा हो जाए, जिस तरह लाहौर गंदा हो गया, जिस तरह कराची गंदा हो गया, जिस तरह बॉम्बे गंदा हो गया, तो पहली जिम्मेदारी उसकी है। आपको याद नहीं है कि आधी रात को जाके अदालत खोली गई और वहां शहबाज शरीफ को बुलाया गया, आप मौजूद थे। मैंने कहा शहबाज शरीफ को बुलाने के साथ साथ इमरान खान को बुलाया, उसने कहा नहीं बुलाते। मैंने कहा आपने बिलावल को बुलाया, मैंने उसके बाद मैंने कहा अब बुला लें इमरान खान को जिसकी हुकूमत आप एट स्टेक लाना चाहते हैं। फिर सुप्रीम, वो पहला जिम्मेदार वो था, फिर उसने बाकायदा रेगुलेट किया, उठक बैठक ये दुकान पकड़ के करवाते हैं, उसने बाजू मरोड़ के करवाई। इतने बजे असेंबली बैठेगी, इतने बजे उठेगी। आप इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहे हैं सर, इतने दिन में ये फैसला आप इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहे हैं सर। जो खराबी हुई है ना, वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये 3.5 साल पूरे में खराबी को परवान चढ़ाया गया। राइट सर। अच्छा, जो अगला मेरा सवाल था, आप खुद भी सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वेरी एक्टिव, वेरी वोकल। मैं तो आपकी तकरीरें, फहरी तकरीरें इधर भी सुनी है, मैंने वहां पे इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने भी आपकी एक तकरीर सुनी है जब आपको उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव थे, हम देखे हुए। आपको याद होगा सर, सेनेट में एक एतजाज साहब ने तकरीर की थी सर 2015, मेरे पास क्लिप भी है उसका, जिसमें उन्होंने ये कहा था जनाब कि ये जो अदलिया बहाल कराई गई थी और जिन वकला साहबान सुरखेलू ने बहाल करवाई थी, वो बाद में उसी जुडिशरी को इस्तेमाल करके अरबपति बन गया और ब्रीफ केस भर भर के उन्होंने पैसे लिए। उन्होंने कहा मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं, वो उनके सामने पेश हुआ, लेकिन जो सुरखेल थे जो अदलिया को आजाद करवा रहे थे, उन्होंने जुडिशरी के नाम पे अरबपति बन गए सर। आपको याद होगी उनकी तकरीर। तो जुडिशरी को जिन लोगों ने रिस्टोर करवाया इंडिपेंडेंस, जिसकी बात आज सारे लोग कर रहे हैं, तो वो तो खुद उनके एतजाज साहब जो लीड कर रहे थे। इसके बाद आपको याद होगा अहमद अली ये कुर्द साहब थे, उन्होंने यही कहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब से जो हमें वो थी पूरी नहीं हुई। तो आप समझते नहीं है कि ये जो हमारे लीडरशिप है, एतजाज साहब हूँ, कुर्द साहब हूँ, इमन हामिद खान साहब हूँ, तो इनके हवाले से फिर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है कि जिस जुडिशरी को आजाद करवाने आए थे उसके पीछे तो पैसे निकले हैं, उसके पीछे एतजाज साहब कह रहे हैं अरबपति बन गए वकील जो है सर, और आप हमेशा दूसरी लाइन पर खड़े थे। आज अगरचे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है इस इशू पे, बट एट दैट टाइम आप भी तो ये समझते थे कि जुडिशरी के पीछे कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट है सर। मैं दूसरी लाइन पे नहीं, मैं दूसरी साइड पे खड़ा था। मैं इफ्तिखार की मूवमेंट का मुखालिफ था सर, मैंने अंदर भी मुखालफत की थी पार्टी पे, आपको सारी कहानी पता है। अच्छा, नंबर 1 मुखालफत की वजह कोई जात नहीं थी किसी की, मुखालफत की वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये जनरल कियानी की मूवमेंट है जनरल मुशर्रफ के खिलाफ। और जब हम 5 लोग बैठे हुए थे, आसिफ जरदारी उस वक्त भी प्रेसिडेंट थे उनके पास, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को फोन आया और फोन में ये कहा गया कि जनरल साहब ने कहा है कि वो जो बर्गर मार्च वाला है वो गुजरांवाला से वापस जा रहा है, इसलिए जाके बहाल कर दो। और वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर पूछने के लिए भी नहीं आए, दौड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 2 बजे चले गए। आई वॉज दी ओनली मैन, लास्ट मैन स्टैंडिंग इवन इन दैट मीटिंग, विच सेज ये गलत कर रहे हैं, इसलिए कि आइन के आर्टिकल 209 के मुताबिक डिस्पोजल भी हो सकती है और फिर रेस्टोरेशन भी हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक पहलू इसका ये था। अब दूसरा पहलू जो आपने कहा ना कि किसी ने कोई पैसे बनाए, एतजाज अहसन ने कहा सर, ना आपने कहा है ना आपने कहा है ना मैंने कहा। एतजाज अहसन ने सेनेट में सवाल करके जवाब तो देने देंगे ना। मैं सर हवाला दे रहा हूँ, ये ना आपके मेरे गले पड़ जाए कल को कि डॉक्टर बाबर रमान साहब रऊफ ने कहा था कि पैसे बनाए हैं उन्होंने। ये बाबर रमान साहब ने या मैंने नहीं कहा, सेनेट में एतजाज अहसन ने अपनी तकरीर में कहा, जिसका क्लिप भी है। सुने ना, वो रिपीट कर रहे हैं ना आप सर, मुझे कहने दे ना। मैं तो मेरा तो बल्कि पैसे क्या, मेरे तो जो मैंने आपके सामने वहां खड़े होकर कहा था वल्लाह खैरुर राज़िकीन, और साथ ये भी कहा था आपसे पहले भी लोगों ने खुदा बनने की कोशिश की है जमीन पे, लेकिन अल्लाह किसी को नीचे खुदा नहीं बनने देता। आज भी मैं ये कहता हूं जो खुदाई दावे इस वक्त कर रहे हैं कि सदा बादशाही अल्लाह की होगी और अल्लाह ही बादशाह है जो सदा के लिए, जिसका सूरा ar-रहमान खोल के देख लें, उसमें भी यही मतलब है कि एक ही बाकी रहने वाला रोशन चेहरा और जात और नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है वो। अच्छा, जो असल इशू था उससे हम हट गए।
असल इशू ये था कि आज पाकिस्तान को इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जो नया है, जिसमें जिस तरह एक दफा पहले MMA बनी थी और इस दफा एक वो मुल्ला मिलिट्री अलायंस उसको कहते थे, तो अब जो है वो मुल्ला PPP और कुछ दरबारी मुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ जो हैं जिनको इन्होंने साथ लगाया हुआ, और मुस्लिम लीग नून ये सारे इकट्ठे होके उन्होंने बैत कर लिया उसी की इमाम की, जिस MMA के पीछे जिस पे चलते रहे। असल बात ये नहीं है, देखिए खुल के बात करनी चाहिए। मैं खुल के बात करता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त उस गवर्नमेंट की जरूरत है जो लोग चाहें, मैं और आप नहीं चाहें। हमारे तो अपने कोई जाती मुफादात या इख्तलाफात भी हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन जब लोग वोट डालते हैं तो उसको क्यों ना माना जाए कि किसको वोट पड़ा है। और उसकी जगह जो हारे हुए हैं पिंडी में, जिनको 3-3 हजार वोट मिले, 70-70 हजार वोट वाले बाहर बैठे हैं और वजीर बने हुए हैं, और वो वजीर कहते हैं कि पता नहीं कोई इनकी फातिहा बड़ी जल्द पड़ी जाएगी और पता नहीं किसका जनाजा उठ जाएगा। ये मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा 2620 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हमारा वेस्टर्न जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, इंसर्जेंसी है वहां। कोई आदमी बगैर इम्प्रोवाइज गाड़ी के आजकल सियासतदान भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से हमारा 2,200 के करीब किलोमीटर जो है वो बनता है बॉर्डर ईरान का, वो देख लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर बाबर अवान साबिक वफाकी वजीर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इनसे जो रेजिग्नेशंस सबमिट हुए और इसके अलावा 27वीं तरमीम के हवाले से। डॉक्टर साहब, आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? कल फुल कोर्ट का इजलास जो है वो भी बुलाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके जजेस जो हैं वो भी हल्फ लेंगे। तो ये जो रेजिग्नेशंस आ रहे हैं इनसे कोई फर्क पड़ेगा, कोई बात होगी? क्योंकि जो तरामीम होनी थी वो तो हो चुकी हैं। नहीं, तरामीम नहीं हुई ना, ये तरामीम की शैम एक्सरसाइज हुई है, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि मैं आगे, आपने सवाल पूछा इम्पोर्टेंट कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं आगे मजीद झगड़े देख रहा हूं, बड़े झगड़े देख रहा हूं, और मैं आगे सवालात देख रहा हूं, मुसलसल सवालात देख रहा हूं, और मैं आगे देख रहा हूं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब देने की औकात नहीं रखता, हैसियत नहीं रखता। इसलिए कि एक तरफ पूरी पब्लिक खड़ी हुई है जिसकी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक आध इदारा था जिसके पास हम कोई फरियाद लेके जा सकते थे, उसके रास्ते भी बंद कर दिए गए। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कौन सा है, जो चीफ जस्टिस है 5 हाई कोर्ट का, उनमें से कोई एक भी लगा ही नहीं सकते मुकदमा ही। वो तो कोई और जजेस आएंगे, बैठेंगे। वो जो हमारी, अगर कोई दोस्त पकड़ा जाता है, हम जाते थे, जाके खड़े होते थे, दरखास्त देते थे, अगले दिन नोटिस होता था, 2-4 दिन महीने में वो बरामद हो जाता था। अच्छा, फिर ये है कि जो आजादियां थी हमारी वो भी छीन ली गई हैं। आर्टिकल 10 के अंदर लिखा हुआ था कि किसी को 24 आवर्स से ज्यादा पास नहीं रखा जाता था FIR दर्ज किए बगैर, और उसको बताए बगैर कि दिस इज द जिस्ट ऑफ एक्यूजेशंस अगेंस्ट यू। तो अब तो आप महीनों के हिसाब से रखेंगे, और वो महीने अगर 3 दफा करेंगे तो वो तकरीबन 1.25 साल बन जाएगा। अब तो जो पहला चैप्टर था हमारा जिसमें एक्सेस टू जस्टिस और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के राइट्स थे, वो भी सारे खत्म हो गए। उससे पहले ही आप देखें ना, जितने बड़े एंकर थे वो तो बेचारे 7 समंदर पार बैठे हुए, तो क्या उनको भी एजाज हसन या बाबर अमान ने मशवरा दिया कि आप बाहर चले जाएं? ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान आम आदमी के लिए नहीं है। पाकिस्तान से कोई उम्मीद और कोई ना रखे। ये कुछ लोग हैं जिनकी ख्वाहिश के नीचे ये निजाम बनेगा, लेकिन ये चल नहीं सकता। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं इस बात से कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट आ गया है पाकिस्तान के अंदर, जो स्टेलमेट चला हुआ था 3.5 साल से। दिस इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। ये ट्रिगर हुआ है, जो ये आप रुकने वाला नहीं है। अब भी मैं कहता हूं जिन्होंने ये गलती की है वो कौम से माफी मांगे, और इस माफी की तलाफी के तौर पे वो फौरी तौर पे नए इलेक्शन करा दें और नया सिस्टम आने दें। पाकिस्तान का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे और रऊफ साहब वाले, आप तो छोटी हैं, हम लोग जो है वो ऑब्सोलीट मॉडल के हम होते जा रहे हैं, इसलिए कि पीछे एक जी जनरेशन बैठी हुई है। कितना जोर उसके साथ लगाया गया कि हमारी बात सुनो। किसी ने डॉक्टर साहब ये बताएं, कितना जोर लगाया गया उनके साथ कि तुम चुप रहो, कोई चुप रहा है? कितना जोर लगाया गया कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम्हें रुलाएंगे। डॉक्टर साहब आपको लगता है मजीद जजेस को इस्तीफा दे सकते? बल्कि इंटरेस्टिंग जो इस्तीफा आज आया है मखदूम अली खान साहब का, वेरी हैरानिकल। वो जो उसके जनरल मुशर्रफ के वो रहे, अटॉर्नी जनरल रहे पहले सालों में,
उन्होंने भी आज कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं एहतजाजन, क्योंकि अदलिया जो है आज़ाद नहीं रही। जना मुशर्रफ दौर की अदलिया उनको आज़ाद लगती थी, उनको इनकी नहीं लगती। ये तो खैर नहीं अपनी तरफ पे वो है ना, उनका इकबाल का शेर है कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। चलो अपनी जगह पे, आपको लगता है कि फर्दर कोई इस्तीफे आएंगे, नंबर 1? और दूसरा, क्या कोई लायर्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी? जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब और उनको वापस लाए थे तो वो कहेंगे नहीं जनाब ये सीनियर मोस्ट जज थे, ये जस्टिस मंसूर साहब और साथ में अतर मनीला साहब, तो इनको वापस लाने। आपको इस तरह की कोई लगती है कोई एक्टिविटी तो फर्दर कोई रेजिग्नेशन की और बहुत मास मूवमेंट के जो वकील जो हैं पहले की तरह 2007-8 की तरह वो रेस्टोर करवा लेंगे इनको? नहीं, अब 2007-8 वाले वकील 4-5 तकरीरें करने वाले थे। अब तो इतना बड़ा एक नया क्राउड आया है, बैरिस्टर्स का भी अल्लाह की मेहरबानी से LLM करके आने वाले बच्चे, उनकी अक्सरियत है और वो फैसला करते हैं बार के रुख का। मैं उससे पहले आपने कहा कि क्या और कोई इस्तीफे, जी वकीलों की खबर ये है कि कम से कम 2 इस्तीफे और, इसीलिए एक जो एडवाइजर है उसने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि ये आखिरी 2 इस्तीफे होंगे। देखिए एक बात ही होगी, एक डोमिनो इफेक्ट है कि लोग जो है, मिसाल के तौर पे एक और जज साहब हैं, उन्होंने भी जो अभी लगे हैं उन्होंने भी खत लिख दिया और सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने भी कहा कि जो इनसे मिलता जुलता खत है, रिजाइन नहीं मैं कह रहा, मैं खत की बात कर रहा हूं, लेकिन और नाम भी हैं। एक पहलू ये इसका, दूसरा ये है कि वो वाली तहरीक नहीं चलेगी, इसलिए कि वो वाली तहरीक उसमें फोन आ जाता था कि उन्होंने कहा आप लगा दो, आप हटा दो, आप बिठा दो, और वो चला रहे थे जो वो चले गए। अब तहरीक जो चलेगी वो जेन्युइन हो सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर ये तहरीक होलसम हो सकती है, सिर्फ लॉयर्स नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके साथ जाती नहीं। मैं तो तवक्को कर रहा था, खातून भी बैठी हुई है, कि आप लोग बात शुरू करेंगे कि लोगों को तो मारा गया, लोगों के ऊपर तो गाड़ियां चढ़ाई गई, लोगों पे तो गोलियां लाठियां सारी इस्तेमाल होती रही। ये परिंदों का कत्लेआम जो हुआ है, उनके अंडे जिनके अंदर उन्होंने सीने थे अभी उनको सींचना था, अभी उनमें से जो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए थे और जिनकी आंखें नहीं खुली थी और वो बेजुबान थे। डॉक्टर साहब ये बताएं सर, डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आपसे हम सवाल करके ज्यादा से ज्यादा आपसे चीजें पूछ सकें। ये जो इल्जाम लगता है जुडिशरी पे कि यहाँ पे एक जो एक्टिविज्म किया गया है, डिवीजन हुई है, एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग की गई है, एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स लिखे गए, एक दूसरे के खिलाफ बेंचेस बनाए गए। सो जुडिशरी ने जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया है अपनी पसंद के, कोई हुकूमत का कोई जज था तो कोई इमरान खान साहब का जज था, कोई पीपल्स पार्टी का जज था, तो कोई जुडिशरी पे भी ब्लेम जाता है कि जिस तरह के फैसले किए गए, बाद फैसले मेरा ख्याल यू विल एग्री वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके थे, तो जुडिशरी ने खुद भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी को मारी, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, तो आपस में भी तो लड़ रहे थे, आपस में भी लेटरबाजी चल रही थी, आपस में जो सीनियरिटी और जूनियर पे उसमें लड़े, उनको भी ब्लेम जाता है या सारा ब्लेम जो है ये अदालत से बाहर के लोगों पे जाते हैं सर जो तरमीमें कर रहे हैं? देखिए ना, पहला जब 200 का केस आया था तो उस वक्त वो कौन सी लेटरबाजी कर रहे थे? उस वक्त जनरल सिकंदर मिर्जा का मार्शल लॉ आया था और उस 200 के केस में जो देसी जज थे, बड़े बड़े आलम जज, उन्होंने उसके हक में फैसला किया था जो बैठा हुआ था, लेकिन उसमें 2 जज ऐसे थे जिनमें से एक फॉरेनर था, उसने उसके खिलाफ भी फैसला दिया था। एक बात। दूसरा, उसके बाद जितने जजेस थे जिन्होंने फैसले किए, मैं आपको हिस्ट्री गिनवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो को शहादत देने के लिए बाकायदा जस्टिस नसीम हसन शाह और 1-2 और जजेस जो थे उनको एडहॉक जज लगा के सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और उनके जरिए से बाद में उन्होंने मेमोयर्स लिखे और कहे कि हमने बड़ी गलती की है। अब आ जाइए इस निज़ाम पे, जो 3.5 साल का ये निज़ाम है, ये मुशर्रफ के निज़ाम का रिप्ले है और ये MMA, मैंने पहले कह बैठा हूं, ये MMA 2 का निज़ाम है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस वाला। और तीसरी बात जो सबसे गौर करने वाली है अदलिया के हवाले से है, वो है कि अब तो कौन सा जज है जो जुडिशल कमीशन ने इंडिपेंडेंटली लगाया हुआ, उसका नाम लें। ये जजेस तो सारे वो जिनके जुडिशल कमीशन से लगते हैं जिसमें बैठे हुए हैं कानून के अलावा अटॉर्नी जनरल का तो बनता है। एक सा छोटा सा सवाल सर, चलो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि मौजूदा जो होंगे उसमें कंप्रोमाइजेस भी होते हैं, डील्स भी होती हैं, हुकूमत भी अपने बंदे लगवाती है, जज लगवाती है, बड़े बड़े जो वकील हैं आप सब जानते हैं वो भी अपने चेंबर्स के बंदे अंदर घुसवा देते हैं। ये सारी चीजें हम समझते हैं, बार वाले अपना बंदा ले हो तो डील हो रही होती है जुडिशल कमीशन में, 2 बंदे आपके, 3 मेरे, 1 मेरा, तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। या आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सारा वहां पे डील्स होती हैं अपनी जगह पे। लेकिन जिनकी ऑडियो लीक्स ही थी फैमिलीज की, किसी की बेगम साहबा की, किसी की जज साहब की, किसी के भाई की, भतीजे की, कि उसमें पसंदीदा अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, उसको कैसे देखते हैं कि जब इतना जज इन्वॉल्व हो जाएगा इन चीजों में, मैं उसको तो फिर हम समझते नहीं है कि जुडिशरी की इज्जत जो है सर, उसमें लास्टली सर
उसमें तो वो भी इसकी इज्जत, इसकी इंडिपेंडेंस चाहता हूँ जुडिशरी। नहीं सर, मैं अगर सवाल सर पूरा कर लूं सर, जब इस तरह के जजेस की फैमिलीज उनके फैसलों पे वो असर रखती हैं, तो फिर तो कंप्रोमाइज और इसकी इंडिपेंडेंस तो उनके अपने घर से इसकी कंप्रोमाइज हो रही है जुडिशरी को। जजेस साहबान उनके फैमिली खुद कमजोर कर रहे हैं सर। मेरे साथ भी लोग लड़े हुए हैं, इसके बावजूद आई विल नॉट ब्लेम देम। मैं निजाम को ब्लेम करूंगा जो उनको चलने नहीं देता। देखिए आप कहते हैं आप भी तो डट गए थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, मैं मौजूद था, आप भी तो बंदे थे ना, आप भी तो, आपके भी स्टेज पे था, तो 1-2 साल आपका लाइसेंस भी वहां पे मुअत्तल रहा, आपकी फैमिली थी, बच्चे थे, आपका मतलब रोजगार था, आप भी तो डट गए थे। तो ये फिर सिस्टम का कवर तो आपने तो नहीं लिया था, आप भी ले लेते, तो ये क्यों उसका सिस्टम का कवर ले रहे हैं सर? ये भी इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल आदमी होता है सर, खड़ा होता है, आप भी डट गए थे तो ये भी डट जाते सर। आज तो आप खुद अपने ही मद्दे मुकाबले मुझे जवाब सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने जवाब देना है सर, इसलिए आई एम सॉरी। जी सर। अच्छा देखिए मैं आप जवाब देता हूं। ये जो बीवियां और घर वाले कब बाहर आए, 2 तरीके से बाहर आए। पहले तो टेलीफोन उनके टेप करके वो पब्लिक में रखे गए, तो टेलीफोन टेप करने वाले को मैं शाबाश दूं या मैं उस पे लान मलामत करूं? एक बात। उससे आगे चलिए जरा। दूसरा ये है कि एक जज जो सबका पसंदीदा था वो ओथ लेने के लिए खड़ा हुआ और साथ उसके बेगम आके खड़ी हो गई। तो ये क्या मैसेज वो दे रहे थे? ये तो इंडिविजुअल था, एक था। मैंने इसके अलावा मैंने ग्रेस से गिरते हुए बहुत कम लोग लड़े भी, मैंने कहा मेरे खिलाफ भी गए, हम भी उनसे लड़े। हमने कौन सा आगे से कसर छोड़ी, हम औलादे अली हैं, पटवारी लड़ाके हैं, लड़ने के हम माहिर हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ऐसे ही है। ये ज्यादा निशाने इधर इधर आए हुए हैं। असल बात ये है कि ये मौजू ही नहीं है इस वक्त गुफ्तगू का मौजू ये है कि क्या इस निजाम और इस आइन के नीचे पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, नॉर्मलसी को वापस लाया जा सकता है, लोगों की जिंदगी में अमन लाया जा सकता है, यूथ को यकीन दिलाया जा सकता है कि ये वतन आपका भी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर बाबर अवान जो है हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे जो 2 अहम इस्तीफे जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के, उस हवाले से एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक नाजरीन। आज के शो में हमने डिस्कस किया 2 अहम इस्तीफे जो है वो आए सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनला ने जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो सबमिट कराया इन प्रोटेस्ट ऑफ 27th अमेंडमेंट। उसके बाद से जो है हमने देखा कि एक्स अटॉर्नी जनरल जो है मखदूम अली खान, उन्होंने भी जो है वो अपना इस्तीफा सबमिट कराया है। लेट्स सी के आगे जो है वो क्या होता है। जबकि दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर कल फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया है। आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात हो।